नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के बारे में। जो दो क्वेश्चंस हैं वो शेष रह गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 5 और 6। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 जो है वो है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसको क्या मानना चाहिए, कैसे समीकरण बनेगा, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो इस प्रश्न के समीकरण को बनाने के लिए एक आसान तरीका है कि आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लीजिए और इसको देख करके जैसे जैसे हम काम करेंगे तो आराम से उस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम समझ पाएंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऐसा बताया गया है। तो आधार हमारे पास में है नहीं। अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आधार कितना है, तो आप कहेंगे पता ही नहीं कितना है, तो हम x मान लेंगे। इसके बाद ऊंचाई कितनी बता रखी है, आधार से 7 कम। आधार कितना आपका यहाँ अक्ष है, और यदि इसमें से 7 कम कर देंगे, कम का मतलब घटाना है, तो ये जो राशि मिलेगी ये हो गया आपके ऊंचाई। इसके बाद यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण का मान 13 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ऐसे मान सकते हैं कि माना आधार है उसको हमने मान लिया अक्ष सेंटीमीटर, और आधार के अनुसार हमें प्राप्त हो गई ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है यहाँ से देख करके लिख दो, अक्ष -7 सेंटीमीटर। कर्ण आपको दिया ही गया है 13 सेंटीमीटर। देखिए, इस समकोण त्रिभुज में आधार हो चाहे लंब हो चाहे कर्ण हो, सबके मान हमारे पास में है, चाहे वो ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो। ऐसी स्थिति में अपने को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ जो कर्ण है उसकी वैल्यू 13 बता रखी है, तो 13 का स्क्वायर कर दो। लंब का मतलब ये ऊंचाई है, वही लंब है, तो ये लिखा हुआ अक्ष -7 का होल स्क्वायर प्लस आधार, ये आपका आधार है, चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ देखें, आधार अक्ष है तो ये अक्ष का स्क्वायर। इसका वर्ग हो जाएगा, ये पहले से वर्ग है। इसका वर्ग करने के लिए आप इसको बोल के देखेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का जो होल स्क्वायर है उसका एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हम हल करेंगे। यह आपका सूत्र है, यह आपका उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का वर्ग 169 बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो इसका उत्तर यहाँ से आएगा। a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है, अक्ष स्क्वायर, -2 गुणा a और b, ये भी गुणा है। a का मान अक्ष है, b का मान 7 है, तो ये अक्ष गुणा 7 हो गया।
प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 49। तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर यहाँ पर सरल हो गया। आगे प्लस का x स्क्वायर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए 169 बराबर x स्क्वायर के पद कहाँ कहाँ आ रहे हैं। x स्क्वायर का पद एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। ये 2x स्क्वायर हो गए। इनको गुणा कर लेंगे, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, साथ में x लिखेंगे, प्लस ये 49। इधर जो पद है उनका सबका इधर पक्षांतरण कर दो। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ बड़ी घात वाले पद को। जब ये पद इधर आएगा तो ये माइनस का लिखा जाएगा, जब हम पक्षांतरण करेंगे ये प्लस का हो जाएगा। 49 है, ये माइनस का हो जाएगा। 169 जो है ये यहाँ पहले भी प्लस का था और अभी भी प्लस का ही होगा, क्योंकि पहले भी ये बाएं पक्ष में था और अब भी ये बाएं पक्ष में ही है। तो कोई चिन्ह इसका नहीं बदलेगा, केवल इन 3 पदों का चिन्ह वो बदलेगा। और इधर लिख दो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 14x। ये दोनों अचर पद हैं, दोनों में ही x नहीं है, तो इन दोनों को सरल करेंगे। 169 में से 49 घट जाएगा, 120 आएगा माइनस का, बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे किसी भी समीकरण के यदि प्रथम पद में माइनस आ जाता है तो उस माइनस को अपने को हटाना चाहिए। और माइनस को हटाने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दीजिए, प्रथम पद से भी माइनस हट जाएगा और आगे जब हम सरल करेंगे तो वो सरल भी हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जब इनके चिन्ह बदलेंगे तो ये 2x स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, 14x जो है वो हो जाएगा माइनस से, और 120 है वो हो जाएगा प्लस का। इस प्रथम पद के माइनस को हटाने के लिए हमने क्या किया है, सभी पदों का चिन्ह बदल दिया, ऐसा आ गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन तीनों पदों में 2 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, तो यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा। यहाँ 2 का भाग 14 में लगाएंगे 7 आएगा, x तो लिखा जाएगा ही, और 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये 60 होगा, बराबर 0। अभी द्विघात समीकरण को हल करने की केवल हमने गुणनखंड विधि सीखी है, तो हम गुणनखंड विधि से ही आपको इसको हल करना बताएंगे। गुणनखंड का मेथड क्या होता है, प्रथम पद को ऐसा कैसा लिखते हैं, तीसरे पद को भी जैसा भी चिन्ह है उस चिन्ह के साथ में लिखना होता है, बराबर 0। यहाँ पर जो x स्क्वायर के गुणा में जो संख्या आती है, यहाँ x स्क्वायर के गुणा में 1 है, कितना है इसका गुणांक 1। इसके गुणा में कोई संख्या नहीं दिख रही है तो इसका गुणांक 1 माना जाएगा। 1 को 60 से गुणा कर लो, 60। अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से पहाड़े में 60 आता है। आपको पता होगा कि, या यूँ कहें कि कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 60 आ जाएगा। तो आपको पता है 1 को 60 से गुणा करेंगे तब तो 60 आएगा ही आएगा। यदि 2 को 30 से गुणा करेंगे तो भी 60 आएगा। 3 को यदि 20 से गुणा करेंगे तो भी 60 आएगा। 4 को यदि अपने 15 से गुणा करेंगे तो भी 60 आएगा। और आपको पता होगा 5 को यदि अपन 12 से गुणा कर देते हैं ना तो भी 60 आ जाता है। तो हो सकता है कि अपना काम यहीं चल जाए, तो एक बार थोड़ा चेक करके देख लो। इन दोनों को जोड़ो, कितना बनेगा, 61, 60 और 61। वो 61 अपने को यहाँ बीच में मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। अब 60 में से 1 घटाएंगे 59, तो 59 भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनको हमने जोड़ के भी देख लिया, घटा के देख लिया। एक बार इनको जोड़ो 32, इन दोनों को आपस में घटाओ 28, तो न तो यहाँ 32 मिल रहा है न 28 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 और घटाएंगे तो 17, तो यहाँ न 23 है और न 17 है। इन दोनों को जोड़ेंगे 19 और 15 में से 4 घटाएंगे 11। भाई जोड़ने पर 19 आ रहा है, घटाने पर 11 आ रहा है, तो 19 भी नहीं आ रहा है, 11 भी नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आता है, वो यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन 12 में से यदि 5 को घटाया जाए तो 7 मिल रहा है। इनका मतलब ये दोनों संख्याएं यहाँ पर काम आएंगी। तो आपको पता चला कि वो 7 कैसे आया, जब 12 में से 5 को घटाया गया। और यहाँ अक्स है अपना चर, तो सब के साथ अक्स लगा दीजिए। फिर ध्यान देना है यहाँ पर चिन्ह कैसा है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं बदलना है।
इसलिए इनका चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। और अब आप देखेंगे कि यहाँ जो आपको माइनस का 7 अक्स दिखाई दे रहा है वैसा ही माइनस का 7 अक्स यहाँ है। इसका मतलब -7 अक्स की जगह अपन ये लिख सकते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि जब हम लोग इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं ये कोई केवल सीखने का मेथड है। जब आप सीख चुके होंगे तो आपको इतना बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिक अपने माइंड में इस प्रकार की 2 संख्याएं आ जाएंगी कि जिनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आ जाती हो। ठीक है, देखिए इन दोनों संख्याओं के 2 के जोड़े बनेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये x - 12। यहाँ से कितना कॉमन आएगा ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, यही ब्रैकेट लिख दो और ये समझो कि यहाँ जो 5 अक्स लिखा हुआ है और ये जो अक्स लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। किसका? 5 का। अब देखो अक्स को यदि 5 से गुणा कर दूँ ये आ जाए, बस यही चेक करना है और ये आपका कॉमन भी आ गया। दोनों जो ब्रैकेट एक जैसे हैं इनको एक बार यहाँ एक बार ही लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन आ गया। अब बचेगा अक्स और +5, तो अक्स + 5 = 0। दोनों जो ये ब्रैकेट आ रहे हैं इनकी संख्या के सामने 0 लिखेंगे और यहाँ से अक्स की वैल्यू प्राप्त करेंगे। यहाँ अक्स का मान आ जाएगा 12। इसी प्रकार यदि हम अक्स + 5 = 0 लिखें तो यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, जो कि संभव नहीं है। अब ये कैसे पता चले भाई संभव नहीं है? हमने कैसे बोला कि संभव नहीं है? आपको पता होगा कि इस प्रश्न में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में बात हो रही है और किसी भी त्रिभुज की भुजाएं होती है उसकी कुछ न कुछ लंबाई ज़रूर होती है। किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। भुजा की बात छोड़िए, लंबाई नेगेटिव हो ही नहीं सकती। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव नहीं होती, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर माइनस आ गया तो ये नेगेटिव आ गया। लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए संभव नहीं है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अक्स की वैल्यू जो है वही केवल हम यहाँ 12 आ रहा है यही काम आएगा। और आप देख रहे हैं कि हमने आधार जो था, जो इस डायग्राम बनाया था पहले हमने आधार को अक्स माना था, तो इसका आधार जो है वो तो कितना हो गया 12। ठीक है, और उसकी जो ऊंचाई है ऊंचाई को हमने लिखा था अक्स -7 क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 कम थी, तो इसमें से 7 कम कर दो तो ये हो जाएगा कितना 5। तो ये तो हो गई 12 सेंटीमीटर इसका आधार हो गया और ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर। ये आपका रिजल्ट होगा। जैसे हमने प्रश्न संख्या 5 की बात की, आपको शायद ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 6 की बात करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 है, वो आपका क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में, छठा प्रश्न, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या उस दिन के निर्माण किए गए
बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, के 2 गुने से 3 अधिक थी, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा प्रश्न है। कई ही विद्यार्थी तो इस प्रश्न को पढ़ते ही लग रहा है कि ये तो यार काफ़ी लेंथी है, क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है जितना बड़ा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है वो उतना परेशान करने वाला हो। एक बार पढ़ लीजिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण करता है वो हमें नहीं पता है, मान लेंगे, क्या दिक्कत है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले लाइन में एक बात आ रही है कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, हमें नहीं पता है तो हम यही मान लेंगे कि बर्तनों की संख्या है वो अक्ष है। और यहाँ पर भी हमें पूछा गया बर्तनों की संख्या क्या है, तो इसी को अक्ष मान लेंगे। प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो भी हम एडजस्ट करेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या अक्ष, प्रत्येक नग, नग का मतलब है एक इकाई, एक बर्तन, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कि उसको बनाने में कितनी लागत आएगी, एक नग को बनाने में कितनी लागत आएगी। यहाँ एक हिंट दिया देखो दूसरे सेंटेंस में कि किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। कह रहे कि उस दिन जितने बर्तनों का निर्माण किया गया था उसका 2 गुना करो और उससे 3 अधिक करना है। ये जो आएगा ये होगी एक नग की निर्माण लागत। यहाँ तक की बात समझ लो। पहला सेंटेंस तो केवल यही बता रहा है कि भाई वहाँ बर्तनों का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ कोई विशेष बात नहीं है। सेकंड सेंटेंस वहाँ पर बात आ रही है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो कितनी होगी, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया गया, अक्ष, तो उसका 2 गुना, क्योंकि उसने 2 गुना बोला है, फिर उससे भी 3 अधिक, इतने रुपए की एक नग की निर्माण लागत आती है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे देखिए, अगले सेंटेंस में कहीं न कहीं कुल निर्माण लागत 90 रुपये बता रखी है। कुल कैसे आएगी, देखो टोटल बर्तनों की संख्या तो है अक्ष, और एक नग का मतलब एक बर्तन की जो लागत है, निर्माण लागत, वो इतनी है, तो इसको इससे गुणा करेंगे। फिर समझ लीजिए, मान लीजिए टोटल बर्तन 5 है और एक नग की निर्माण लागत 10 रुपये है, तो बताओ कुल निर्माण लागत कितनी होगी, उसको बनाने में कुल लागत कितनी आएगी। सीधी सी बात है 50 रुपये। अब मैं यदि पूछूँ तो आपने 5 और 50 जो 10 था उसको गुणा करने पर ही 50 प्राप्त किया, बिल्कुल सही बात है। तो बर्तनों की जितनी संख्या है, बर्तनों की संख्या को यदि
एक नग की निर्माण लागत से गुणा कर दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, कुल लागत। और कुल लागत यहाँ बता रखी है 90। केवल यही बात समझनी थी, अब ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अक्स को यहाँ ब्रैकेट के अंदर गुणा करो तो ये बनेगा 2x²। अक्स को अपन 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3x। और ये यहाँ जो 90 है इसका इधर पक्षांतरण कर दो, ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पहले थोड़ा चेक कर लीजिए कि क्या कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका भाग प्रत्येक पद में जा रहा हो। ऐसा कहीं नहीं है। तो फिर तो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। पहला पद लिखेंगे और तीसरा पद लिख देंगे, बराबर में 0 तो लिखना है ही। अब हम क्वेश्चन की खास आवश्यकता नहीं है, आप इसको मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 2 और इस -90 को पहले गुणा करना है। 2 को -90 से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 180। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 180 आता है तो इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। छोटी संख्याएं होती तो अंदाज़ा लगा लेते, इसलिए बड़ी संख्या के लिए आप अभाज्य गुणनखंड का सहारा ले सकते हैं। 2 का भाग लगा दो, ये 90 हो जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा तो ये 45 हो गया। फिर 3 का भाग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 15, और फिर 3 का भाग जाएगा तो ये 5, और यहाँ पर 1। एक बार अपने इसको इसमें 5 टुकड़े आ रहे हैं, 5 गुणनखंड आ रहे हैं। इसमें 3 संख्याओं को थोड़ा एक बार अलग लेके देख लेते हैं और 2 को अलग। गुणनखंड का मतलब है सबको गुणा किया जाना चाहिए, और इनको गुणा करके देखो, इन तीनों को कितना आएगा भाई 12, और इन दोनों को गुणा करो 15। ध्यान से समझना, इनको गुणा करने पर ये तो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि हमने इसी के तो गुणनखंड किए हैं। तो ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि इनको गुणा करने पर ये आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आना ही है। चेक ये करना है क्या इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो अपने बीच में मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब 12 और 15 को जोड़ने पर 17 होता है, 27 होता है, तो वो तो अपने को यहाँ मिलेगा नहीं। 12 और 15 का योग 27 हो गया, वो अपने को यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन 15 में से 12 को घटाने पर 3 आता है, और वो 3 यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब 15 में से 3 को घटाया जाएगा और आपको मिल जाएगा 15 में से 12 को घटाएंगे और कितना मिलेगा भाई 3। ये 3 अपने को कैसे मिला? 15 में से 12 को घटाने पर। अब यहाँ अपने चर अक्स आ रहा है तो सबके साथ अक्स मान लीजिए। अब थोड़ा चेक कर लो कहीं माइनस तो नहीं है। माइनस नहीं है तो चिंता नहीं करनी, जैसा है वैसा ही नोट कर लो। यदि यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ चिन्ह बदलते हैं। चलो अब तो यही लिखना है। 15x यहाँ किसका है? प्लस का। और ये जो 12x है ये भी किसका है? ये माइनस का है। ये दो संख्याओं के हमने जोड़े बनाए और यहाँ से लेंगे हम कॉमन। ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 2 और 15 एक साथ आ जाए, तो ये तो कॉमन आना नहीं है। अक्ष स्क्वायर और अक्ष में केवल अक्ष कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा अक्ष प्लस 2 अक्ष प्लस 15। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर आ रहा है 12 अक्ष माइनस 90, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप इसको कैसे समझें, 2 अक्ष प्लस 15 को तो ऐसा कैसा लिख दो। अब इस 2 को कितने से गुणा करने पर ये 12 आ सकता है, बस ये समझ लो। अक्ष तो देखो दोनों में सेम है, यहाँ अक्ष है, अक्ष यहाँ पर भी है। बस इस 12 के बारे में सोचो कि मैं इस 2 को कितने से गुणा करूँगा तो 12 आएगा, 6 से। यही कॉमन आएगा, ठीक है। कॉमन ऐसे सेट करना है। दोनों जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख दो, और अक्ष माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। यदि 2 अक्ष प्लस 15 बराबर 0, पहले 15 का पक्षांतरण करो, 2 अक्ष बराबर माइनस 15। यहाँ से अक्ष का मान आएगा -15/2। अक्ष हमने किसको माना था, ध्यान है, बर्तनों की संख्या। और बर्तनों की संख्या है वो पहली बात तो नेगेटिव नहीं हो सकती, और नेगेटिव हो भी जाए तो वो बटे में नहीं हो सकती। तो बर्तनों की संख्या नेगेटिव भी नहीं होगी, बटे में भी नहीं होगी, तो ये अक्ष का मान है, ये तो संभव नहीं है। ये बात अपने को कौन से प्रश्नों में ध्यान रखनी होती है? भाषा वाले प्रश्नों में।
याद कर लेना भी, हमने अक्स माना किसको था, क्या वो माइनस का हो सकता है? यदि हो सकता है तो ठीक है, और नहीं हो सकता है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा संभव नहीं है। अब देखिए इसके बाद में हम लिखेंगे अक्स माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से अक्स का मान आ जाएगा 6। ये मान है, ये आपका वैलिड मान है, ये सही है, ये आपका लगभग उत्तर समाप्त हो जाएगा यहाँ। अब देखिए बर्तनों की संख्या को हमने क्या माना था, प्रश्न में जो पूछा था बर्तनों की संख्या को हमने अक्स माना था, तो अक्स का मान तो कितना आ गया? 6 आ गया। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा, अतः बर्तनों की संख्या कितनी हो गई? बर्तनों की संख्या हो गई 6। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी लिखी हुई है? 2x + 3। तो देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x, अक्स का मान तो 6 आ चुका है, यहाँ अभी अभी हमने x का मान 6 निकाला है, तो इस अक्स की जगह 6 लिखो, लेकिन ये दोनों गुणा है तो इसको गुणा करो +3, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, फिर 12 में ये 3 जुड़ रहा है 15। लागत होती है वो रुपए में है, हमने यहाँ रुपए लिख रखे हैं, तो ये आ गई आपकी लागत। इस प्रकार से ये एक उद्योग था जिसमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत के बारे में कुछ बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग हमने समीकरण बनाए और फिर हम आगे बढ़े तो बर्तनों की संख्या भी हमें प्राप्त हो गई और प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली जो 4.2 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। जिनने भी अभी तक हमारे पिछली वीडियोज़ हैं, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, वो ज़रूर देखें ताकि आपको द्विघात समीकरण में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।